नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, जिसमें बीजेपी के तमाम संगठन प्रभारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत 700 पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार का 7वीं बार जीतना बताता है कि कैसे काम किया जाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक शासन किया था, आज उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया में 5वीं ताकत बनकर उभरा है। ऐसे इसके सहप्रभारी प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हम सब मिले थे। उस समय हम लोग प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक नए उत्साह के साथ एकत्र हुए थे, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई। यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और करती है। इसके उपरांत प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। वही मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। वही बैठक में यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्य समिति को संबोधित किया और कहा कि अखिलेश यादव फिर हार का स्वाद चखने वाले हैं। बीजेपी हमेशा काम के मूड में रहती है। अब लोकसभा और निकाय चुनाव दोनों के लिए तैयार है। बीजेपी लोकसभा की सभी 80 सीट जीत कर आएगी। लेकिन मुझे विश्वास है समाज के सभी वर्गों के हित चिंतन करने वाली हमारी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराकर निकायों में लोकतंत्र की बहाली कराएगी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले और सत्ता हासिल करके रहने वाले इन दलों के नेताओं ने अब तक सिर्फ अपने परिवार, अपने चहेतों का ही भला किया है, लेकिन जातियों की राजनीति करने वाली ये परिवारवादी दल ये भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव में जाति, भाई भतीजावाद और राजनीति को नकार चुकी है। इसलिए मेरा विश्वास है कि कोर्ट की अनुमति के बाद जिस दिन भी प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बाधित करने वाले इन सभी राजनीतिक दलों को पूरी ताकत के साथ जुटकर हम पराजित करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है सब वर्गों के हित चिंतन वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं।
प्रदेश की 80 सीटों को फतेह करने के मिशन में बीजेपी जुट गई है और लगातार कार्य समिति की बैठकों के जरिए संगठन और सरकार को तेज करने की कवायद शुरू हो गई है। बैठक शुरू होने जा रही है, माननीयों के आने का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से पहले राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति, संगठन में क्या कुछ बदलाव और किस तरीके की आगे की स्ट्रेटजी के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो निरंतर अपने संगठन को पेच कसने के लिए, उसको चाक चौबंद बनाने के लिए, जमीन तक उसका एक प्रभावी तरीके से भूमिका तय करने के लिए लगातार सतत रूप से सक्रिय रहती है। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई या प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इसका जिलों में और जिले से लेकर मंडल तक इस कार्य समिति और राष्ट्रीय स्तर से जो मैसेज होता है उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ 2024 के लिए लोकसभा की तैयारियों के लिए भी 2024 के लिए आप लोगों ने अयोध्या का मंदिर भी तैयार कर लिया है। ये लोकसभा की तैयारी का एक हिस्सा है क्या? देखिए, मंदिर का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जो भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी विरासत को सुरक्षित रखने का मुद्दा था। लंबे संघर्षों के बाद न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग उस पर विजयश्री हासिल किए और आज भावना, देश की भावना के अनुरूप उसको हम तैयार करके 2024 से पहले तैयार करके और देश और दुनिया के लिए उसको श्रद्धा के केंद्र के रूप में सौंपने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी हैं। मैनपुरी खुद बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। देखिए, 14 सीटें पिछले चुनाव में हम लोग लूज किए थे। इस बार हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि 80 के 100 सीटें जीतें। जो हमारी 14 सीटें थी उस पर पूरा फोकस है। उसके लिए पार्टी ने पूरी सजगता के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ काम शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो देखिए जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो अपने दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सीटें हम हारे थे वो हमारे लिए चुनौती हैं और उन्हें दोबारा वापस पाना ये हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, आपको वो भी सुनवाते हैं। इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है नंदी जी, सर, GIS 23 एक बड़ी उपलब्धि और 2024 के लिए एक बड़ा आधार बनेगा। निश्चित रूप से बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्री समूह एवरार्ड्स के दुनिया के 16 देशों में 21 सिटीज़ में रोड शो करके जब हम लोग आए तो 7,12,000 करोड़ रुपए के MOU प्राप्त हुए। देश के बड़े उद्योग घराने मुंबई में 5 लाख करोड़ रुपए के, दिल्ली में 3 लाख करोड़ रुपए के, अभी कानपुर में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के। तो निश्चित रूप से हमारा टारगेट पहले हम लोगों ने 10 लाख करोड़ रखा था, अभी 17। और जिस तरह से उत्साह है पूरे प्रदेश में, निश्चित रूप से हमारा टारगेट 110% पूरा होगा और हम 20 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे। और जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2007 में जहां केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, एक्सप्रेसवे की ही बात करें, तो पूरे भारत का 37.7% उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 6 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जल्द ही भारत का लगभग 50% एक्सप्रेसवे हमारे पास होगा। हमारे पास बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। 1153 किलोमीटर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में, अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए, निवेश करने के लिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन। GIS 23 के बाद G20, ये भी एक बड़ी उपलब्धि। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल, तो ये थे नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम GIS 23 के जरिए हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे बहुत आगे 20 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर ला रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं यूपी की तस्वीर बदलेगा। हम उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 2024 के जो सबसे बड़े मिशन के तौर पर है, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से विकास के पथ पे आगे बढ़ाने की जो चुनौती थी, उसको इस GIS 23 के जरिए बल मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। मंत्री समाज कल्याण असीम अरुण से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की भूपेन्द्र चौधरी की पहली प्रदेश कार्यकारिणी समिति होने जा रही है। हमारे साथ बैठ करने के मौजूद हैं खुद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी। असीम जी, नई कार्यकारिणी की पहली बैठक है आप लोग की, अब शुरू होने जा रही है। संगठन को लेके 2024 को मिशन को लेके 80 में से 80 का दावा है आप लोग का, कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल, हमारी पार्टी का नारा है, कथनी है, करनी है, सबका साथ सबका विकास। इसके लिए कार्यकारिणी में भी और अन्यत्र भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति, परिवार, उनको आगे बढ़ाया जाए। जो $1 ट्रिलियन की हमारी ड्रीम है, स्वप्न है, उसका मतलब ये कि 4 से 5 गुना लोगों की आय बढ़ाना। लेकिन कुछ लोगों की आय बढ़ाना नहीं, सबकी आय बढ़ाना, बल्कि जो निचले पायदान पे उनकी ज़्यादा आय बढ़नी चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता भी आनी चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास के लिए हमारी सारी नीतियां केंद्रित हैं। संगठन और सरकार का किस तरीके से सामंजस्य हो, दोनों मिलकर के कैसे इन उद्देश्यों के लिए काम करें, मुझे आशा है कि इन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और आगे के लिए अच्छा रास्ता खोलेंगे। सर, क्योंकि देखा गया था लगातार विपक्ष की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अखिलेश यादव 80 में से 80 सीटों पे अपना निकालने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माना जा रहा है कि हमेशा से चुनाव मूड में थी, 365 डेज 24/7। ऐसे में उन सीटों पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। जो 14 सीटें आप हारे थे, 24,000 जो बूथ हारे थे, माना ही जा रहा है कि संगठन में आपकी बात जो गुजरात मॉडल है उसमें भी आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या जो कमी थी उसको लेके भी इस पर चर्चा होगी और उनको ज़्यादा फोकस है आप लोग का? कमियों पे तो चर्चा हम हमेशा करते हैं, तभी उनको दूर भी कर पाते हैं। और सभी सीटों पे, नगर निकाय चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, हम सीट पे नहीं, हर बूथ पे पूरी गंभीरता से तैयारी करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमने वादे किए थे पिछले चुनाव में, उनको हम जल्दी पूरा करें और उससे आगे बढ़ें। जो बहन भाई हमें लगता है हमारे साथ नहीं थे, हम उनके काम और ज़्यादा करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी बात रखते हैं और इसी वजह से हम अपना आधार बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ऐसे अरुण जी बता रहे थे कि जिससे कि से हम न केवल उन सीटों पे काम कर रहे हैं, हम हर एक बूथ पे काम कर रहे हैं, हर उस आदमी को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 80 में से 80 सीटें जिताने का दावा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। भूपेन्द्र चौधरी जी की प्रदेश कार्य समिति की आज पहली बैठक है। हमारे साथ बात करने मौजूद है पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। सर जी, आज देखा हमने पहला सत्र हुआ है, क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट रही है, किस तरीके से आप लोग का आपका प्लान है? देखिए, आज जो पहला सत्र हुआ है उसमें 2 भाषण हुए, एक प्रदेश अध्यक्ष जी का हुआ और एक मुख्यमंत्री जी का हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले जो सालों से काम करते आ रहे हैं और जिस प्रकार से देश को और एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग के बीच में रखा और यही कहा कि आने वाले समय में फिर हम लोगों को नई ऊंचाइयां पहुंचनी है और 2024 के लिए कमर कस लें, नगर निकाय के लिए भी कर लें। और इस दिशा में उनका पूरा भाषण था और कहा कि हम लोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में इतनी शक्ति है कि वो 80 की 80 सीटें इस दफे भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। क्योंकि देखा है कि 2023 की शुरुआत में ही जहां एक बार BL संतोष आते हैं, संघ के भी बड़े नेता आते हैं, खुद JP नड्डा अपना पहला राजनीतिक सफर गाजीपुर से शुरू करते हैं, पूर्वांचल साइड करते हैं। वही अगर विपक्ष की बात करेंगे, 80 में से 80 सीटों पे अखिलेश यादव निकल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ डेंट देने की कोशिश कर रही है जहाँ पे आप लोग की थोड़ी कमजोर थी। और उन सीटों पर सबसे ज़्यादा नजर है खुद अमित शाह जी की, 14 उन सीटों पर 24,000 बूथों पर। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, अखिलेश जी अपने कार्यकाल में तो 80 सीट पे गए नहीं, फिर विपक्ष में रह के फिर 80 सीट में नहीं गए, 10 साल निकाल दिया। तो जनता उनसे जरूर पूछेगी, भैया आए तो हो, मगर ये तो बताओ ये 10 साल तुम थे कहाँ? हम जो जोड़ रहे हैं वो केमिस्ट्री कर रहे हैं, वो जो जोड़ रहे हैं वो गणित जोड़ रहे हैं और जनता जो जोड़ रही है वो नमो नमो जोड़ रही है। इस बार जो 80 में से 80 का दावा है वो आप लोग पूरा करते हुए नजर आएंगे? अब क्या पूरा 80 के 80 हम लोग जीतेंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी बताया था कि 80 से 80 है। हमारी केमिस्ट्री जनता के साथ है और लोगों की केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स है वो भी जनता के विपरीत है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। वह राजधानी लखनऊ में 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि गोमती तट झूलेलाल पार्क उपासना वाटिका में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन, जिसमें 5.25 करोड़ आहुति दी जाएंगी।
कलश यात्रा निकालकर महायज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के तट पर एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा। 108 कुंडली इस महायज्ञ में लमसम 5.25 करोड़ आहुतियाँ जाएंगी। तमाम शास्त्री लोग, आचार्य लोग हमारे साथ हैं जो बताएंगे कार्यक्रम क्या है। महाराज जी, क्या कार्यक्रम है, कैसे पूरा इस कार्यक्रम होगा? ये पीताम्बरा बगलामुखी अष्टोत्तर शतकुंडात्मक 108 कुंडात्मक जो महायज्ञ आयोजन किया गया है, ये विश्व के कल्याण के लिए सभी लोगों के अंदर जो है देवता के प्रति, देश के प्रति और सभी लोगों के अंदर एकात्मता के भाव और गौ की रक्षा के लिए जो है ये यज्ञ का जो है आयोजन किया गया है। इस यज्ञ का आयोजन जो है करने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो है विश्वस्मिन् जगति नित्य कल्याणार्थम, ये सारे अखंड भारतवासियों के लिए और जो भी विश्व में हमारे बंधु भगिनी हैं सभी लोगों के कल्याण के लिए जो है ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज जो है सुबह हम लोगों ने वहाँ पर जो है 9:30 बजे के लगभग जो है प्रायश्चित्त संकल्प का हम लोगों ने विधान किया। वहाँ जो है हम लोगों ने जो है पंचगव्य का प्राशन किया, भगवान महाविष्णु का जो है पूजन किया, क्योंकि पूजा के लिए जो है अंदर से और बाहर से शुद्ध होना आवश्यक होता है। तो वहाँ पर जो है पंचगव्य का प्राशन करके हवन करके, प्रायश्चित्त हवन पंचगव्य से ही हवन करके और वहाँ पर हम लोगों ने पूजन करके जो है अभी जल यात्रा के लिए जो है सभी भक्तगण गए हैं। उनके आने के बाद जो है फिर यथाविधि जो है मंडप की जो प्रक्रिया पूजा की बताई गई है, गणेश अंबिका पूजन है, पुण्याहवाचन है, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, वसुरधारा, आयुष मंत्र जप, इन सभी विधियों से जो है गणेश जी के पूजन से जो है हम लोगों का ये सारा कार्य जो है आगे जो है निरंतर चलता रहेगा। और लगभग 4 बजे के लगभग ही जो है आज अग्नि मंथन का भी जो है कार्यक्रम है। अग्नि मंथन यानी जो है जो यज्ञ की आहुतियाँ पड़ेंगी तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का मंथन बताया गया जो कि विशेष प्रकार की लकड़ियों से निर्मित है। उसी से जो है अग्नि को जो है हम लोग जैसे मक्खन बिलोय करते हैं उसी तरह जो है हम लोग अग्नि को भी जो है बिलोएंगे और वहाँ जो है अग्नि से एक छोटी सी चिंगारी से यहाँ पे पूरे 108 कुंडों में जो है अग्नि का प्रज्वलन होगा। का समय है ये क्या है, 24 घंटे चलेगा किस तरीके से? हाँ, ये 24 घंटे का यज्ञ है। यहाँ पर जो 2 शिफ्ट में काम चलेंगे हमारे, एक सुबह का और एक रात का। तो ये अखंड जो है यहाँ पर जो है ये चलता ही रहेगा। और जो वैसे जो वेदियों का पूजन वगैरह का जो नित्य कर्म होता है, जैसे अभी सारे देवताओं का आह्वान होगा, तो उन सभी देवताओं का आह्वान अभी तो आज पहला दिन होता है तो इसलिए थोड़ा समय आगे पीछे होता रहता है। और जो कल से नित्य पूजन का जो समय रहेगा वो सवेरे 9 बजे से चालू हो जाएगा और हवन तो अखंड चलता ही रहेगा। निश्चित तौर पर इस महाराज जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना कि देश के विदेश में जो लोग रह रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए ये महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। लखनऊ से सुनील कुमार सहयोगी सैफ के साथ। उत्तर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए ये कहा गया है और जिस दकियानूसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। ये बड़ा बयान दिया गया है। अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है तो उन श्लोक को रामायण से निकालना चाहिए। तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कड़े बयान दिए हैं और ये बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये बड़ी बात कही है जिसमें ये सब बातें लिखी गई है। 52% आबादी वाली जनसंख्या के बारे में गलत बातें लिखी गई है। ये बड़ी बात कही गई है, बड़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। रामायण को लेकर के विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया है जहां पर लिखा गया है कि 52% आबादी वाली जनसंख्या के बारे में गलत बातें रामायण में लिखी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान। वहीं आपको खबर बता दें अमरोहा से, जहां दबंगों का कहर जारी है। दबंगों ने युवक को क्रिकेट बैट से बेरहमी से पीटा है। क्रिकेट बैट के जरिए उसकी पिटाई की गई। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद मारपीट हुई और वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। धनोरा थाना क्षेत्र के शेरपुर चुंगी का पूरा मामला बताया जा रहा है और वीडियो भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं।
क्रिकेट के बैट से धुनाई की जा रही है युवक की। धनौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां दबंगों का कहर और दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। वो एटा में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र यादव पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। डीएम के आदेश पर पूर्व विधायक रामेश्वर के बेटे और 13 करोड़ रुपए की 16 बीघा जमीन कुर्क की गई है। बताया जा रहा है कि अपराध के जरिए अवैध जमीन को एकत्र किया गया था। बता दें कि पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव जेल में बंद है। वहीं उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र यादव को कोर्ट से स्टे मिल गया है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली अलीगंज का है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आरबी द्विवेदी जुड़ गए एटा से। आरबी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कोतवाली अलीगंज का, जहां पर अब ये बड़ा मामला, सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव जेल में बंद थे और ये बड़ी कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जी, आपको बताना चाहूंगा ये एटा के अलीगंज का थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर जो पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी के हैं, उनके बेटे की जो है 14/1 जो गैंगस्टर एक्ट में इनकी जमीन को कुर्क किया गया। विधायक के बेटे जो प्रमोद यादव है, उनकी बेटे की जमीन को, और जो जिसकी कीमत लगभग 13.5 करोड़ बताई जा रही है। और जो पूर्व विधायक जो इसमें जो रामेश्वर सिंह यादव है, उनको 14/1 में जो गैंगस्टर एक्ट में जो है इनको जेल में निरुद्ध हैं। और इनके जो छोटे भाई हैं जोगेंद्र सिंह यादव, वो अभी फरार चल रहे थे, जिसमें न्यायालय से हाई कोर्ट से जो है स्टे मिला हुआ है उनका, ऐसा बताना है। तो वही एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिले में, जिससे बिल्कुल समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। एटा का जो समाजवादी पार्टी का जो खेमा है, रामेश्वर विधायक का जो खेमा है, उसमें हड़कंप मच गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई। 13.5 करोड़ की जमीन को जो कुर्क किया गया है, जिलाधिकारी जो अंकित कुमार अग्रवाल हैं, उनके आदेश से पूरी कार्रवाई की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आरपी। वही आगरा के शमशाबाद में बड़ा हादसा टल गया है। थाना में अनियंत्रित होकर कैंटर घुस गया था और ऐसे में थाना परिसर में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। कंटेनर घुस गया और ऐसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। थाना परिसर में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त पाए गए हैं और फिलहाल ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है। शमशाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर बड़ा हादसा टल गया। वहीं एटा के जलेसर में खाद्य सुरक्षा टीम और जिला प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध की डेयरी पर कार्रवाई की, जिससे दूध व्यवसायी में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिश्रित दूध के सैंपल लिए और उसको प्रयोगशाला में भेजा। वहीं नायब तहसीलदार जलेसर वंशिका सिंह और खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त श्वेता सैनी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ये पूरा मामला थाना जलेसर कोतवाली क्षेत्र के हसनगढ़ गांव का है। हमें हसनगढ़ से गांव वालों की बहुत शिकायतें आई थी कि वहाँ दूध में मिलावट की जाती है, इसलिए आज हम फूड इंस्पेक्टर के साथ पूरी टीम के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे हैं और वहाँ फूड के उसकी जो मिल्क है उसकी हमने सैम्पलिंग कराई है और सैम्पलिंग का जैसे भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से अगर मिलावट पाई गई तो कड़ी इन पे कार्रवाई। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर चल रहे हैं। दरअसल शनिवार देर शाम तमीरदार और डॉक्टर के बीच मारपीट के बाद जूनियर डॉक्टर ने काम बंद कर दिया, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं इलाज के लिए आ रहे नए मरीज को भी इमरजेंसी में भर्ती नहीं किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के बाहर आए मरीज दर्द से तड़प रहे हैं। घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 18 साल का अरमान नाम का युवक जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आया था। उस समय उसने सर दर्द की परेशानी बताई थी। वहीं डॉक्टरों ने उसकी आंख में ड्रॉप डालकर चेक किया। इस दौरान आंख की पुतली फैल गई, जिसे लेकर तमीरदार और डॉक्टर के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। बीच बचाव में सुरक्षा कर्मियों के कपड़े भी फट गए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।